हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इससे पहले मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सारा टॉपिक कवर करा दिया लास्ट वीडियोस में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आज पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है ये क्यों पढ़ा है, क्या रीज़न क्या है इसका, क्या ये विशेष है इसमें। द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। कहता है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे ट्रेड की, चाहे कॉमर्स की बात करें। इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। कहते हैं इसके इस्तेमाल सिर्फ हमें समझने के लिए यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और पॉलिसीज़ को समझने के लिए ही नहीं करते, बल्कि हेल्प इन डीलिंग विद मैनी मैनेजरियल प्रॉब्लम, बल्कि बहुत सारे जो मैनेजरियल प्रॉब्लम होती है उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। स्पेशली दोज दैट हैव टू डू विद द प्राइसिंग डिसीजन, स्पेशली वो प्रॉब्लम फेस करने में हमें सॉल्व करने में हेल्प मिलती है जो किसके रिगार्डिंग होती है। जब हमने प्राइस डिसीजन लेना होता है तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है जो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। दस द थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एनरेटेड एज अंडर। तो कहते हैं इसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंस है वो ऐसे बताया गया कुछ पॉइंट्स के इस्तेमाल करके। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट इन प्राइस डिटरमिनेशन। जब प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है मोनोपोली में या बहुत सारी सिचुएशन जैसे हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे इनके अंदर, तो कहते हैं कि उसको प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है जो हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे डिटरमाइन करना है प्राइस मोनोपोली में क्या होता है, इसमें मोनो और पोली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सिंगल सेलर का जब अधिकार होता है पूरी मार्केट के ऊपर तो उसे हम मोनोपोली बोलते हैं। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट के अंदर तो उसमें मोनोपोली आ जाती है। तो कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट वाइल डिटरमाइनिंग इट्स प्राइस। कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो हमेशा कंसीडर करके चलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जब भी वो डिटरमाइन करता है प्राइस, देखा जाएगा कि अगर जो इलास्टिक है यानी कि जो डिमांड है वो अगर इलास्टिक है, ही विल फिक्स लो प्राइस पर यूनिट। अब जानते हैं डिमांड इलास्टिक का मतलब क्या है, कि डिमांड है जो क्विक चेंज हो जाएगी अगर प्राइस में चेंज किया जाएगा तो उस कारण से जो प्राइस है वो क्या रखा जाएगा, पर यूनिट लो रखा जाएगा। कहते हैं ऐसा इसी कारण से रखा जाता है कि अगर प्राइस लो रखा जाएगा तभी कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, अगर प्राइस हाई कर दिया जाएगा तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो इसी कारण से सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक किया जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर डिमांड इलास्टिक है यानी कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट की ओर, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो गया तो उस केस में प्रोड्यूसर क्या करते हैं, लो प्राइस चार्ज करते हैं। लो प्राइस का मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं अगर प्राइस कम रखा जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो सेल भी उससे बढ़ जाएगी, जब सेल बढ़ जाएगी तो टोटल रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चेक किया जाता है कि अगर डिमांड इन इलास्टिक है यानी कि डिमांड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के चेंज होने के कारण, तो उस केस में जो प्राइस रखा जाता है वो हाई रखा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा। इसी कारण से उसका प्रोडक्ट क्या करता है, वो महंगा बेचता है। हाई प्राइस विद डिमांड रिमेनिंग मोर और लेस कांस्टेंट। कहते हैं हाई प्राइस लेकिन डिमांड रिमेनिंग मोर या लेस कांस्टेंट रहती है, यानी कि इन इलास्टिक रहती है। तो मतलब क्या है कि रिवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे इसलिए बोला इसने क्योंकि अगर प्राइस है चाहे बढ़ाए चाहे कम करे, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड करेगा ही करेगा, क्योंकि डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। इस कारण से प्रोड्यूसर क्या करता है, हाई प्राइस जो चार्ज कर सकता है। जब हाई प्राइस चार्ज करेगा तो हाई प्राइस चार्ज करने से प्रोड्यूसर टोटल रिवेन्यू क्या कर सकता है, ज़्यादा कमा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आई होप कि ऊपर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है तो लो प्राइस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है तो हाई प्राइस। नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग कंज्यूमर से, तो उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मतभेद किया जाता है, यानी कुछ कंज्यूमर से तो कम प्राइस चार्ज कर लिया, कुछ कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज कर लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। ये कौन करता है, कहते हैं जब मोनोपोलिस्टिक सेलर करता है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। यानी कि मोनोपोलिस्टिक ने क्या किया, प्रोडक्ट तो उसका एक ही है लेकिन उसके रेट जो प्राइसेस है वो क्या करिए डिफरेंट चार्जेस की हैं। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट यूजेज एंड फॉर डिफरेंट कंज्यूमर इज डिफरेंट। ऐसा मोनोपोलिस्टिक तभी कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी कर सकता है जब जो कंज्यूमर होते हैं अलग अलग होते हैं और जो प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट किया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट के यूज़ है वो डिफरेंट है और कंज्यूमर भी क्या है, डिफरेंट है। ही विल चार्ज मोर प्राइस फ्रॉम दोज कंज्यूमर हुज डिमांड इज़ इन इलास्टिक। कहता है जिन कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक होती है उनसे हाई प्राइस चार्ज कर लिया जाता है, कम प्राइस उन कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है। यानी कि जिनकी डिमांड चेंज हो सकती है, इलास्टिक है, उससे लो प्राइस चार्ज किया जाएगा। जिन कंज्यूमर की डिमांड चेंज नहीं होती, इन इलास्टिक है, वहाँ से मोनोपोलिस्टिक है जो हाई प्राइस चार्ज करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो बिजली का इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो इन इलास्टिक होता है, क्योंकि जो घरों में हम बिजली यूज़ करते हैं वो हमें इन इलास्टिक डिमांड करते हैं उसके लिए, क्योंकि हमें बिजली चाहिए ही चाहिए होती है। अगर प्राइस हाई हो जाते हैं, हम डिमांड बेशक कम कर दें लेकिन हमें बंद नहीं कर सकते डिमांड को, तो लेकिन यहाँ पे जो डिमांड होती है बिजली की डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो इन इलास्टिक होती है, यानी कि हम चेंज नहीं कर सकते डिमांड को, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए होती है। तो इसी कारण से जो बिजली बोर्ड होता है वो हाई रेट रखता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो डिमांड होती है बिजली की इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए वो इलास्टिक होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूजेज में क्या होता है, मशीनें वगैरह यूज़ करनी होती हैं, बिजली से चलानी होती हैं, तो उसमें अगर बिजली महंगी हो जाती है तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, डीजल वाले जनरेटर वगैरह इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से फिर वो डिमांड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं बिजली की। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेस में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। तो इसी कारण से जब इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिक होती है तो उस केस में कंज्यूमर जानता है कि अपनी डिमांड को वो चेंज कर लेता है, तो उस केस में प्रोड्यूसर क्या करता है, फिर कम प्राइस पे प्रोवाइड करवाता है अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर जैसे एग्जांपल के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डोमेस्टिक के लिए चाहिए होती थी, डिमांड इन इलास्टिक है तो हाई रेट से चार्ज किया जाता है। इंडस्ट्रियल में डिमांड है जो वो चेंज कर देता है, इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि डीजल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाएगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। इसी कारण से इंडस्ट्रियल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी रेट होती है वो क्या चार्ज की जाती है, कम चार्ज की जाती है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा जॉइंट सप्लाई के केस में, कि जॉइंट सप्लाई क्या होती है, जो इकट्ठी ही मतलब सप्लाई की जाती है। जैसे एग्जांपल कहते हैं गुड विच आर प्रोड्यूस सिमल्टेनियसली, कहता है ऐसी गुड जिनको सिमल्टेनियसली प्रोड्यूस किया जाता है, यानी एक के साथ दूसरी है जो प्रोड्यूस हो जाती है इन द सेम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक ही एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से जब दो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं तो उसे जॉइंट सप्लाई कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन और कॉटन सीड, जैसे नरमा जिसे बोलते हैं, कपास जिसे बोलते हैं, तो जब उनको मशीनों में डाला जाता है तो जो उसके कॉटन के सीड होते हैं वो अलग किए जाते हैं और कॉटन क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी कि एक ही प्रोसेस से क्या हुआ, दो प्रोडक्ट मिल गए, कॉटन और कॉटन सीड। ऐसे नेक्स्ट ऑयल और ऑयल केक। जैसे हम जानते हैं बच्चों कि जब जैसे एग्जांपल के लिए जो सरसों होती है, सरसों को जब मशीन में डाला जाता है तो सरसों का तेल अलग निकल आता है
और जो सरसों का जो रह जाता है स्क्रैप, उससे क्या बन जाते हैं, खल बन जाती है, जिसे पशुओं के चारे में काम लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑयल और ऑयल केक क्या होते हैं, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलाते हैं दो प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सच गुड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन वाइल फिक्सिंग देयर प्राइस। तो जब भी प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है गुड की। अगर डिमांड है जो कॉटन की वो इन इलास्टिक है, मतलब कि कॉटन की डिमांड है जो वो चेंज नहीं होने वाली, तो उस केस में फिर कॉटन का क्या किया जाएगा, प्राइस हाई रखा जाएगा। जब कॉटन सीड इलास्टिक है उसकी डिमांड, तो कॉटन सीड इलास्टिक होने के कारण उसका प्राइस क्या रख दिया जाएगा, कम रख दिया जाएगा। यानी कि कॉटन महंगा है तो उसकी कॉटन अगर इन इलास्टिक डिमांड रखते हैं, यानी कि कॉटन की डिमांड में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो उस केस में कॉटन को महंगे रेट पे बेचा जाता है। कॉटन सीड है जो, कॉटन सीड से क्या होता है कि वो उसकी डिमांड कॉटन सीड की इलास्टिक यानी चेंज हो जाएगी, तो उस केस में प्राइस क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। नेक्स्ट आता है रेमुनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं कि जब प्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर आ जाते हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेमुनरेशन क्या रहेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो इफेक्ट डालेगा प्राइस के ऊपर। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। कहते हैं जो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फैक्टर प्राइसिंग के अंदर भी। द रिटर्न ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट सर्विस। यानी कि जो रिटर्न कितना दिया जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले, तो उसकी ये जो रिटर्न है डिपेंड करती है कि सर्विस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इफ द डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन इलास्टिक, कहता है अगर डिमांड है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इन इलास्टिक है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हाई रेट पे करना पड़ेगा। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके ही प्रोडक्शन का जो किया जाता है, यानी गुड्स का जो प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे लेबर का एग्जांपल ले लेती हैं, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या लिया, लेबर। तो लेबर का रिवेन्यू क्या होता है, उसकी जो वेज दी जाती है। तो यहाँ पे अगर जो डिमांड है लेबर की वो इन इलास्टिक है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर यूज़ करनी ही करनी पड़ेगी, तो उस केस में प्रोड्यूसर को हाई रेट पे करना पड़ेगा। अगर लेबर की जो डिमांड है वो इलास्टिक यानी कि चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, लो प्राइस है जो उसको पे करेगा उसकी सर्विस के बदले। तो यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड है वो रोल प्ले करती है रिवेन्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आती है डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है, मैं इसका नॉर्मल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डंपिंग में क्या होता है कि जैसे जो प्रोड्यूसर होता है अपनी होम कंट्री जहाँ पे वो रह रहा होता है, जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा होता है, उस कंट्री में प्रोडक्ट को महंगे रेट पे बेचता है, और दूसरे बाहर वाले देश में, दूसरे देश में जब वो एक्सपोर्ट करता है, तो जहाँ वो एक्सपोर्ट कर उस देश में प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे बेचता है, तो उसमें उसको क्या कहलाया जाता है, डंपिंग कहलाता है। ऐसा करने का मकसद क्या होता है, यानी कि जब प्रोड्यूसर गुड्स को अपनी होम कंट्री में महंगे रेट पे बेच रहा है और एक्सपोर्ट कंट्री जहाँ पे वो अपने माल को एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देश में उसने सस्ते में बेचा है, उसका मकसद ऐसा करने का इससे ये होता है कि वो फॉरेन की मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। जैसे एग्जांपल चाइना के लिए, चाइना जैसे इंडिया प्रोडक्ट को सेल करता है, हम जानते हैं कि जो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत सस्ते मिलते हैं वो हमें। ऐसा चाइना ने क्यों किया है, चाइना ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखो जैसे चाइना वालों ने प्रोडक्ट हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट किया, तो हमारे इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट क्या सस्ते में हमें अवेलेबल हो गया। जब आज एग्जांपल के लिए जैसे पीछे चार्जर का क्वेश्चन आया था कि चार्जर्स जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे, चाइना से नहीं ले जाएंगे। तो जब इंडिया के अंदर चार्जर्स का प्रोडक्शन किया गया तो वो क्या हुए, महंगे पड़ गए। तो यानी कि चाइना वालों ने क्या किया, हमारे इंडियन की मार्केट को कैप्चर कर लिया है, तो इसे क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। यानी कि होम कंट्री में जब एक एक्सपोर्टर सस्ते यानी कि महंगे रेट पे बेचता है और एक्सपोर्ट कंट्री में वो सस्ते रेट पे बेचता है, तो जब वो बाहर वाले देश की कंट्री को कैप्चर कर लेता है, वहाँ से जो भी उसके कंपटीटर होते हैं वो हट जाते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने प्राइस को हाई रखना शुरू कर देता है, जिससे क्या बोलते हैं हम, डंपिंग बोला जाता है। यानी कि अगर प्रोड्यूसर है जो जिस अपने प्रोडक्ट को बाहर
सप्लाई कर रहा है वहाँ पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो उस केस में वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। अगर बाहर वाली कंट्री में उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो वहाँ वो कम प्राइस चार्ज करेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस इन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि जब गवर्नमेंट है जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, बनाती है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन द फॉलोइंग फील्ड। तो यहाँ पे किन किन फील्ड में है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में इंपॉर्टेंस रखती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला आता है एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। क्या एडवांटेज होता है फाइनेंस मिनिस्टर को, कहते हैं जो प्लानिंग किया जाता है नए टैक्स को तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, वो ध्यान रखता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। कहते हैं जिन गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस रिवेन्यू होती है, यानी कि टैक्स ऑन गुड्स हैविंग इलास्टिक डिमांड विल यील्ड लेस रिवेन्यू, यानी कि जिन गुड्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है यानी चेंज होती है, तो वहाँ पे कम टैक्स लगाया जाता है क्योंकि अपन जानते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। अगर टैक्स ज़्यादा लगा दी जाएगा, टैक्स ज़्यादा लगाने से इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा, तो कंज्यूमर क्या कर देगा, डिमांड कम करनी शुरू कर देगा। तो इस कारण से फिर क्या होगा, प्रोडक्ट से जो रिवेन्यू कम होगा तो यहाँ पे फिर टैक्स भी क्या किया जाएगा, कम चार्ज किया जाएगा। तो इसी कारण से जो गवर्नमेंट होती है जिन गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है उसके ऊपर कम टैक्स लगाती है। जिन गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है यानी चेंज नहीं हो सकती तो वहाँ पे हायर रेट ऑफ टैक्स रखी जाती है, क्योंकि पता है प्रोड्यूसर चाहे जितने मर्जी महंगे रेट पे बेच दे कंज्यूमर उसको बाय करेगा ही करेगा। इस कारण से उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या लगाए जाते हैं, हाई लगाए जाते हैं। कहते हैं कि टैक्स जो गुड्स इलास्टिक डिमांड होती है तो उनसे रिवेन्यू कम होता है, तो इस कारण से जो टैक्सेस होते हैं उस कारण से प्राइस हाई हो जाएगा, तो जिससे उसकी डिमांड कम चली जाएगी। कम डिमांड का मतलब क्या कि रिवेन्यू कम हो जाना। इस कारण से जिस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है तो उस पे ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, फाइनेंस मिनिस्टर कम टैक्स लगाते हैं। जिन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप जानते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स लगने से प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर प्राइस हाई हो जाएगा तो प्राइस हाई होने के कारण अगर डिमांड इन इलास्टिक है यानी कि डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो उस कारण से रिवेन्यू के ऊपर भी है जो ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो फिर जो टैक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बर्डन टैक्स को। हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है कि जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का वो हमारे के ऊपर लगा है, तो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगा तो हमें ही पे करना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जब गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसके बर्डन को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कंज्यूमर से चार्ज कर लेता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो चेक किया जाएगा, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन में क्या है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया है, जो प्रोड्यूसर होता है कंज्यूमर के ऊपर क्या करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन डाल देता है। इफ़ द डिमांड फॉर ए गुड इज इन इलास्टिक, कहता है अगर गुड की डिमांड इन इलास्टिक है, ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, तो जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का वो ज़्यादा किसके ऊपर आएगा, कंज्यूमर के ऊपर आएगा, क्योंकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा क्योंकि डिमांड क्या उसकी इन इलास्टिक है। अब तो देखो बच्चों, जब प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होती है यानी चेंज होने वाली नहीं है डिमांड, तो उस केस में फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा बर्डन टैक्स का कंज्यूमर के ऊपर लगा देगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कंज्यूमर ने उसके प्रोडक्ट को परचेज करना ही करना है। लेकिन जो प्राइस होता है गुड विल इंक्रीज ड्यू टू द इम्पोजिशन टैक्स, आप जानते हैं कि टैक्स लगने से जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक है, तो इसी कारण से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यानी कम नहीं होने वाली। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो बर्डन होता है प्रोड्यूसर का वो कंपेरेटिवली लेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन कम आया टैक्स का और ज़्यादा किसके ऊपर चला गया, कंज्यूमर के ऊपर चला गया। दूसरी तरफ कहता है जो डिमांड अगर इलास्टिक होती है तो बर्डन क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स का, वो किसके ऊपर जाएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर जाएगा। यानी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला कंज्यूमर की डिमांड में, तो उस केस में जो टैक्स का बर्डन होगा,
टैक्स का बर्डन होगा वो ज़्यादातर किसके हिस्से में आएगा, फिर वो कंज्यूमर के हिस्से में चला जाएगा। कंज्यूमर को है जो वो बर्डन उठाना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को वो गुड चाहिए होती है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग जाने से प्राइस भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड के कारण बर्डन किसके ऊपर चला गया, कंज्यूमर के ऊपर चला गया। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि चेंज हो जाएगी। इलास्टिक डिमांड होने के कारण क्या होता है कि जो टैक्स का बर्डन होता है, टैक्स का बर्डन फिर किसके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है कि अगर टैक्स लगने से अपन जानते हैं प्राइस हाई हो जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगा तो यहाँ पे डिमांड इलास्टिक है, कंज्यूमर क्या कर देगा, डिमांड को कम कर देगा। तो यहाँ पे फिर जो टैक्स का बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर तो जा नहीं सकता, फिर किसके ऊपर आ जाएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेन रोल प्ले करती है कि किस तरीके से बर्डन है जो टैक्स का शिफ्ट कर सकते हैं और किस तरीके से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी है जो उसमें कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये पॉलिसी बाय विर्च्यू ऑफ विच इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइज आर ब्रॉट अंडर द ऑनरशिप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। यानी कि जब ऑनरशिप कंट्रोल और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कि जो गवर्नमेंट होती है वो नेशनलाइजेशन दोज एंटरप्राइज कहता है, वो गवर्नमेंट उन्हीं एंटरप्राइज को नेशनलाइज करती है जिनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत कंज्यूमर को पड़ती है, जिनके बिना कंज्यूमर है जो रह नहीं सकता, वो बेसिक नीड के अंदर आ जाती है। तो उन चीज़ों की जो कब्जा होता है, जो अधिकार होता है, ऑनरशिप होती है, वो किसके हाथ में चली जाती है, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि ये चीज़ें कंज्यूमर को चाहिए होती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, कंज्यूमर को यानी कि उसका शोषण करना शुरू कर देगा, हाई प्राइस चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इस कारण से गवर्नमेंट उन चीज़ों को अपने हाथ में रखती है। जैसे एग्जांपल के लिए बिजली, कंज्यूमर को बिजली चाहिए होती है। अब कंज्यूमर आप जानते हैं कि कंज्यूमर को बिजली के बिना मतलब कि ऑपरेशन नहीं कर सकता अपने डोमेस्टिक चाहे वो इंडस्ट्री यूजेज हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट मस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। पानी चाहिए होता है हर किसी को, टेलीफोन, रेलवे एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किसके, गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपने मनमाने प्राइस जो चार्ज करेगा कंज्यूमर से और कंज्यूमर का शोषण करना शुरू कर देगा। क्योंकि कंज्यूमर को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। जो प्राइस होते हैं गुड्स का वो हाइक वेरी हाई, क्योंकि अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई तो यहाँ पे इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज करने शुरू कर देंगे। इफ़ दिस एंटरप्राइज आर अलाउड टू बी रन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देन दे कैन एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर बाय रेजिंग वेरी हाई द प्राइस ऑफ दिस सर्विस। तो अगर कहता है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई ये सर्विस तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, बहुत ही हाई प्राइस चार्ज करके कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को इस शोषण से गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया है इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को कंट्रोल करके चलती है उन चीज़ों को लेकर के जो कंज्यूमर के लिए मस्ट होती हैं। द गवर्नमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बिफोर इम्पोजिंग स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल ऑन इट। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो ध्यान रखती है इलास्टिसिटी डिमांड क्या रहेगी कमोडिटी की, उसके बेस पे ये जो प्राइस को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। सिमिलरली इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड, कहते हैं प्राइस जो होता है स्टेबल करने के लिए, एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नो देयर लेवल ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो कहते हैं लेवल ऑफ डिमांड क्या है जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं और इलास्टिसिटी क्या है कोफिशिएंट्स की, तो वो चेक करते हैं गवर्नमेंट इन द इवेंट ऑफ लार्ज स्टॉक एंड फॉलिंग प्राइस। कहते हैं जब गवर्नमेंट को लगता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हो चुका है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, अपन जानते हैं सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ आउटपुट कंट्रोल करने की। यानी कि एक्सेस यानी ज़्यादा स्टॉक होने के कारण प्राइस कम चले गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, स्टोरेज करना शुरू कर देगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। वाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज, कहते हैं जब शॉर्टेज आ जाती है, जब सप्लाई कम हो जाती है तो उस कारण से प्राइसेस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है,
प्रोक्योर करती है स्टॉक, जो यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ था सरप्लस, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिस्पोज कर देती है जहाँ पे ज़रूरत होती है उसकी, ताकि स्टेबलाइजेशन बना रहे इकॉनमी के अंदर। क्योंकि अगर हम जानते हैं सप्लाई ज़्यादा प्राइस कम, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टोर कर लेगी ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे इकॉनमी के अंदर। अगर सप्लाई कम प्राइस ज़्यादा, तो उस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट, जो स्टोर किया सरप्लस का सामान था वो इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट कर देगी, जिस कारण से स्टेबिलिटी इकॉनमी में बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जब हम अपनी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में, तो उसे हमें एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, देखती रहती है कि करेंसी की प्रॉपर, यानी कि रेट जो अपनी करेंसी की फिक्स करती रहती है। कि जब गवर्नमेंट फिक्स करती है प्रॉपर रेट एक्सचेंज की अपनी करेंसी की, तो कहते हैं गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि हेल्प फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिक डिमांड को ध्यान में रख के फिक्स करती है जो रेट ऑफ एक्सचेंज होती है। टेकिंग ए डिसीजन टू रिवेन्यू और डी वैल्यू द कंट्री करेंसी, क्योंकि वो देखती है कि कहीं री वैल्यू या डी वैल्यू है जो कंट्री करेंसी चेक की जाएगी। गवर्नमेंट जो केयरफुली स्टडी करेगी इम्पैक्ट ऑफ सच डिसीजन, अपने डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिवैल्यू या डिवैल्यू करना पड़ेगा कंट्री करेंसी को, तो उसका इफेक्ट देखिए क्या पड़ेगा, उस डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चेक करते गवर्नमेंट। इलास्टिसिटी डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कम्स हैंडी इन एनालाइजिंग दिस इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी डिमांड होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वो एनालाइज करने के बाद देखा जाता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट का। क्योंकि एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जब हम अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इंडियन करेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है कि ज़्यादा वैल्यू क्या ना हो, डिवैल्यूड ना हो। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ टू इंडस्ट्रीज। प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज में क्या आता है कि गवर्नमेंट जो होती है प्रोटेक्शन देती है उन इंडस्ट्री को इफ़ इट फील्स दैट द इंडस्ट्री कैन नॉट फेस द फॉरेन कंपटीशन। अब जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो फॉरेन की कंपटीशन को फेस करने में असमर्थ है, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। वाइल गिविंग प्रोटेक्शन और प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू एन इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है तो क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी का मतलब कहते हैं कि छूट देती है इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट कीप इट माइंड द इलास्टिसिटी डिमांड, तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो किसको ध्यान में रख के देती है, इलास्टिसिटी डिमांड को, कि जो उसका प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिक डिमांड है क्या। एंड जनरली गिव प्रोटेक्शन टू दोज इंडस्ट्री, ज़्यादातर उन्हें इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाता है जिनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्योंकि इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि कंज्यूमर डिमांड को चेंज कर देते हैं। उस केस में प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री को गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। एंड डज नॉट गिव एनी प्रोटेक्शन टू दोज इंडस्ट्री, कहता है उन इंडस्ट्री को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती जिनके प्रोडक्ट की डिमांड लेस इलास्टिक, जिसे हम इन इलास्टिक बोलते हैं। यानी कि जिन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। अगर गुड्स है जो इंडस्ट्री की उसकी डिमांड इन इलास्टिक है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन है जो गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी जाती। इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट थे, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इसे नेक्स्ट क्लास में जो बाकी पॉइंट रह गए वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए, डिटेल और डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।